नमस्कार दोस्तों, मैं BL दैया आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप लोगों को पता है कि मैं आपको अनुपात समानुपात का टॉपिक पढ़ा रहा हूं और इस अनुपात समानुपात के टॉपिक में आप लोगों ने 7 वीडियोज़ देख ली हैं, यानी कि 7 क्लासें अपनी कंप्लीट हो चुकी हैं और आज वाली आपकी 8वीं क्लास होगी। इसमें आप लोगों का अनुपात समानुपात कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग देखें ये अनुपात समानुपात का एक बार 8वीं क्लास। देखिए दोस्तों, आप लोगों ने अनुपात समानुपात के टॉपिक में अनुपात तो सीख लिया था। अब अपन बात कर रहे हैं समानुपात की। समानुपात को इंग्लिश में प्रोपोर्शन बोलते हैं और इसका सिस्टम ये होता है कि यहाँ समानुपात में टोटल 4 पद होते हैं। समानुपात में 4 पद होते हैं। पहला पद, ये दूसरा पद, ये वाला तीसरा पद और ये वाला चौथा पद। इस प्रकार से 4 पद होते हैं। ये पद बाहर की साइड होने के कारण इसे बाह्य पद, एक्सटर्नल टर्म्स बोलते हैं इसे। ये वाला बाहर की साइड होने के कारण इसे बाह्य पद, इंग्लिश में एक्सटर्नल टर्म्स बोलते हैं। इन बाह्य पदों के साथ में रेशियो का निशान रहता है। जो ये अंदर पद बच गए, दूसरा और तीसरा, इन दोनों पदों के बीच में समानुपात का निशान रहता है, प्रोपोर्शनल का निशान रहता है। इसे, इन दोनों पदों को, सेकंड एंड थर्ड दोनों टर्म्स को अपन लोग आंतरिक पद बोलते हैं। इंग्लिश में इसे इंटरनल टर्म्स बोलते हैं दोस्तों। आंतरिक पद और ये बाह्य पद, ये आपके पास में आए हैं। टोटल हमारे पास 4 पद होते हैं। बाहर वाले पदों को बाह्य पद कहते हैं, अंदर वाले पदों को आंतरिक पद कहते हैं। बाह्य पदों के साथ में अनुपात का निशान रहता है और आंतरिक पदों के बीच में समानुपात का निशान रहता है। यहां से जो प्रॉपर्टी निकल के आती है वो देखिए। सबसे पहली, ये वाला बाह्य पद और ये वाला बाह्य पद, तो यहां लिखा जाता है बाह्य पदों का गुणनफल हमेशा बराबर होता है आंतरिक पदों के गुणनफल के। आंतरिक पदों का गुणनफल, ध्यान दे दोबारा से। यदि मैं बाहर बाहर पदों को गुणा करूं, इस पहले पद की संख्या को और चौथे पद की संख्या को गुणा करूं, तो ये आप लोगों के पास में जो गुणनफल आएगा, इसका गुणनफल इस दूसरी और तीसरे नंबर की संख्या के गुणनफल के बराबर होगा दोस्तों। तो यहां से आप लोगों के पास में आ जाता है कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होगा आंतरिक पदों के गुणनफल के। इंग्लिश मीडियम वाले, प्रोडक्ट ऑफ द एक्सटर्नल टर्म्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द इंटीरियर टर्म्स। ये दोनों आपस में बराबर होंगे। दूसरे नंबर पर आप इसी का दूसरा रूप, आपने बाह्य पदों में किस किस को गुणा किया है? पहली टर्म्स और चौथी टर्म्स। पहला और चौथा आप लोग इसे लिख सकते हो। पहला गुणा चौथा बराबर होगा दूसरा गुणा में तीसरा। ये आप लोगों के पास में प्रॉपर्टी बनती है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 3 नंबर बनती है दोस्तों, ये समझ लीजिए एक बार। इस 3 नंबर प्रॉपर्टी में मैं आप लोगों को मध्यानुपाती सिखाऊंगा। मध्यानुपाती पद, आप लोगों से क्वेश्चन बनता है कि मध्यानुपाती पद कैसे निकाला जाता है, तो इसके लिए आप लोग एक बार समझ लें। सबसे पहली बात, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं कि मेरे पास ये 3, 4, 5, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 लोग अपने पास में लाइन में खड़े हैं। और इन 5 लोग में से लाइन में खड़े होने से मैं आप लोगों से पूछूं कि बताओ भाई बीच में कौन खड़ा है, तो आप आसानी से बता सकते हो कि यहां पर ये 3 बीच में खड़ा है, यानी कि मध्य में। बीच का मतलब होता है मध्य। इंग्लिश मीडियम वालों का मतलब है कि मीन प्रोपोर्शनल, मीन का मतलब मध्य। यहां से आप लोगों के पास में बीच में पूछा जाए तो 3 आ गया, लेकिन यहां तो व्यक्ति कितने थे? 5। आपको कितने व्यक्ति चाहिए? 4, क्योंकि यहां पर तो 4 ही पद हैं। तो मान के चलो आपके पास में ये
4 पद आ गए। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ भाई बीच में कौन है, तो बहुत सारे लोग तो दिमाग लगाने लग गए होंगे कि गुरुजी 2.5, इनके बीच में तो 2.5 है। अरे भाई संख्या तो 2.5 है, लेकिन मैं तो व्यक्तियों की बात कर रहा हूं कि 4 व्यक्ति लाइन में खड़े हैं। तो अब बताओ मुझे बीच में कौन कौन से, तो व्यक्ति आधा थोड़ी हो सकता है। तो आप लोग दिमाग अपना सही सही लगाया करो। तो यहां से मैं अगर यदि बात करूं तो आप मुझे बताइए, आप बता सकते हैं कि दूसरा व्यक्ति और तीसरा व्यक्ति बीच में खड़े हैं, यानी कि अब आपके पास में मध्यानुपाती पद कौन सा आ गया, दूसरा और तीसरा। तो ये जब भी मध्यानुपाती पद निकालोगे तो यहां से आप लोगों को निकालना पड़ेगा रूट ए बी, यानी कि जो संख्या दी हुई है उन दोनों को गुणा कर दो और उसका क्या निकाल दो, रूट निकाल दो। कैसे निकलेगा, क्यों निकलेगा, कब निकलेगा, ये सारी चीजें अब मैं आगे आपको सामने लेके आ रहा हूं। तो अभी आपके सामने मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, क्वेश्चन से समझेंगे मध्यानुपाती भी, यहाँ तृतीयानुपाती भी, चतुर्थानुपाती भी। तो ये आगे देखते हैं। देखो अभी नए क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। देखो दोस्तों, यहां से आपके पास में एक क्वेश्चन है, 25 एवं 144 का मध्यानुपाती पद ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में मीन प्रोपोर्शनल बोलते हैं दोस्तों इसे। अब समझ लीजिए इसे, मैं आप लोगों के पास में इसे यहाँ से इस शब्द को मिटा रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम वाले देख लेना, मीन प्रोपोर्शनल। ये लो जी, अब समझिए इसे। मैं आप लोगों के सामने इसको समझाने के लिए बेसिक से ले रहा हूँ दोस्तों। पहले अपने पास में समानुपात में टोटल कितने पद थे दोस्तों, 4 पद थे। पहले और चौथे में इस तरीके से सीन होता था। यहां ये संख्या 25 है और मैंने बताया था मध्यानुपाती, मध्य वाले पद, यानी कि बीच वाले पद। मध्य वाले पद कौन कौन से हैं, दूसरा और तीसरा। दूसरा और तीसरा तो अपने को बताना है, यानी कि ज्ञात करना है। तो अपने पास ये एक चौथा पद कितना हो जाएगा, 144। तो ध्यान दें, यदि ये पद x है तो ये पद भी क्या होगा, x होगा। इसके साथ अनुपात, इसके साथ अनुपात, गुणा करेंगे, ये वाला पद और ये वाला पद गुणा होगा, ये वाला पद और ये वाला पद, यानी कि पहला गुणा चौथा बराबर में होगा दूसरा गुणा तीसरा। तो दूसरे को तीसरे से गुणा करते हैं, x गुणा में x बराबर होगा 25 गुणा में 144। देखिए यहां से मिल गया x स्क्वायर बराबर में 25 गुणा में 144। अगर यदि आप लोग यहां से इस x की वैल्यू निकालोगे तो ये दूसरी साइड जाके रूट लग जाएगा। तो देखिए रूट लगाते हैं, 25 गुणा में 144। x की वैल्यू निकालेंगे तो 25 का रूट तो 5 आ गया और 144 का रूट 12 आ गया। बताइए x की वैल्यू आप लोगों के पास में कितनी आ गई, 60, और यही तुम्हारा आंसर है। जबकि मैंने आप लोगों को खूब अच्छे से बताया था, जब भी तुम्हें ये मध्यानुपाती पद ज्ञात करना पड़े, कौन सा पद, मध्यानुपाती पद ज्ञात करना पड़े, तो आप लोगों को 2 संख्या दी हुई मिलेंगी और दोनों संख्याओं को गुणा में लिख देना और उसके पश्चात रूट निकाल देना। मैंने आप लोगों को ऐसा फॉर्मूला समझाया था अभी थोड़ी देर पहले, जो आपको याद आ रहा होगा। मध्यानुपाती पद बराबर होगा रूट ए बी। अब देखिए यहां से ये कैसे काम आएगा गुरुजी। तो देखो यहां से ये बेसिक करना चाहते हो तो ये तो हो ही गया, लेकिन करोगे कैसे, इतना समय नहीं लगाना अपने को कि बेसिक करेंगे अपन। कैसे करेंगे ये देखें, अपने को मध्यानुपाती पद निकालना है तो अपने पास में 2 संख्या दी हुई है, एक तो 25 और 144। डायरेक्ट आप ऐसे ही लिखो, 25 गुणा में 144। 25 का रूट की बात की जाए तो 5 और 144 के रूट की बात की जाए तो 12। ये तो 5 का वर्ग है, ये 12 का वर्ग है। बोलो आप लोगों के पास में आंसर कितना आ गया, 60, और यही तुम्हारा आंसर है। ध्यान रहे, आपके दिमाग में एक चीज और आ गई होगी, गुरुजी आपने तो सीधी सीधी संख्याएं लिख दी जिनका रूट निकल रहा है। जिनका रूट नहीं निकलता हो तो मत निकलने दो, मैं लिख रहा हूं यहीं से लिख रहा हूं। देखें यहां से ये आपके पास में क्वेश्चन आ गया, 36 एवं 98 का मध्यानुपाती पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए अपन ने बताया था कि जब भी मध्यानुपाती पद निकालना पड़ेगा तो जो 2 संख्या दी हुई है उन दोनों का हम गुणा कर देते हैं। तो यहां से ये गुणा कर दिया। अब आपके पास में एक समझ में आ गया होगा कि इसका तो हम रूट निकाल सकते हैं, इसका रूट हमें नहीं पता है और निकलता भी नहीं है। तो देखिए अब इसको हम लोगों ने क्या किया, ये 36 है तो 36 का 36 रख लिया, क्योंकि ये तो अपने पास में रूट निकल जाता है। इस 98 को देखो हम किस तरीके से लिख सकते हैं,
इस 98 को ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ो जिसमें एक संख्या का रूट निकलता हो और दूसरी संख्या का रूट नहीं निकलता हो। आप लोग कहें कि गुरुजी ऐसी कोई संख्या कौन सी होगी, तो आप पहले 2 से भाग लगा के देख लिया करो, फिर 3 से भाग लगा के देख लिया करो, अगर नहीं होता है तो 5 से भाग लगा के देख लिया करो। इस तरीके से भाग लगते ही आपको मिल जाएगा। जैसे यहां से करेंगे तो मैं इसे देखो 2 से भाग लगा रहा हूं, तो पहले 2 लिखा है मैंने, 2 चौके 8, 2 नाम 18, देखिए 49 मिल गया और 49 का रूट आप निकाल सकते हो। यहां से आपके पास आ गया 36, सॉरी यहां 36 का रूट निकालेंगे तो 6, 49 का रूट निकालेंगे तो 7 और 2 का रूट निकलता नहीं। जिसका रूट नहीं निकल रहा उसे रूट में ही छोड़ देना, उसे आगे बाहर लाने की जरूरत नहीं है। देखिए अब यहां से दोनों को गुणा करते हैं, 6 सतु 42 और अंदर बच गया √2 और यही तुम्हारा आंसर कहलाएगा। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैं दोबारा से बता रहा हूं, ये 36, ये 98, 36 का 36 लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि इसका रूट निकलता है। यहां से देखिए 98 का रूट नहीं निकलता है, इसलिए हमने इसके 2 जोड़े बना लिए। कैसे बनाए, इसके 2 फैक्टर इस प्रकार से बना लिए मैंने कि पहले मैंने 2 का भाग लगा के देखा, 2 से भाग लगाया, 2 चौके 8, 2 नाम 18, यानी कि 49 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 98 आ जाता है। अब मुझे पता लग गया कि 49 का तो रूट निकाल सकता हूं मैं, यानी कि 49 किसी संख्या का वर्ग है। तो आप मुझे बताइए 36 कितने का वर्ग है, 6 का वर्ग है गुरुजी। ये 49 कितने का वर्ग है, 7 का वर्ग है गुरुजी। तो यहाँ ये 2 बच गया जो किसी भी संख्या का वर्गमूल नहीं है। तो आप लोगों ने ऐसे कैसे वर्गमूल में ही छोड़ दिया। अब यहां से देखिए 6 को 7 से गुणा किया 42 और √2 का √2। अब आपके दिमाग में एक चीज और आ गई होगी, गुरुजी यहां तो एक संख्या का तो रूट निकल रहा था, दूसरी संख्या का हमने बना लिया, दोनों ही संख्या बिना रूट की आ जाए। तो ये लो जी, दोनों ही संख्या यदि बिना रूट की आ जाएंगी तो आप कैसे करेंगे वो और देखिए। ये लीजिए, ये 27 है भाई, ये लिख दिया मैंने। अब देखो इसे करने का प्रयत्न करो। एक संख्या आपके पास में 8 है और दूसरी संख्या 27 है। करने का प्रयत्न करते हैं। देखो हम लोग लिख रहे हैं ये 8 और ये 27, दोनों का ही रूट नहीं निकल रहा है। तो हम इस 8 को तो लिखेंगे 2 चौके 8, इस 27 को लिख देंगे 3 नामा 27। इनका रूट निकालना है। अब इनका रूट में देखिए, इस 4 का रूट निकालते हैं तो 2 मिल गया, इस 9 का रूट निकालते हैं तो 3 मिल गया, लेकिन अंदर देखिए एक तो ये वाला 2 बच गया और एक ये वाला 3 बच गया। इनको ऐसे के ऐसे ही रहने दो रूट में ही। देखिए 3 दूनी 6, अंदर फिर रूट लग रहा है, रूट का रूट ही रहने दो दोस्तों। 3 दूनी 6 और यही तुम्हारा आंसर है। यहां से आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। गुरुजी इसमें तो दोनों रूट वाली संख्या थी, यदि पॉइंट में आ जाए तो, दशमलव में आ जाए तो आप दशमलव का भी देखो, मैं अभी करवा रहा हूं आप लोगों को। यहीं से देखिए मैं दशमलव वाला क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप लोग उम्मीद करूंगा कि आप लोग करने का प्रयास करेंगे जरूर भी। देखिए ये मैंने संख्या लिख दी है, ये आप लोगों के पास में है। तो देखिए अभी से इस क्वेश्चन को करने का प्रयत्न करते हैं। मध्यानुपाती पद निकालना है। मध्यानुपाती पद का मतलब है कि ए यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों को मल्टीप्लाई करते रूट लग गया। अब ध्यान देंगे आगे, 32 को 2 से, ये पॉइंट की बात खत्म हो गई है, मैं तुम्हें मल्टीप्लाई सिखा रहा हूं। 32 को 2 से गुणा कर रहे हैं तो 32 दूनी 64। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये संख्या तो मैंने मल्टीप्लाई कर दी। अब देखो ये दशमलव है, इस दशमलव को भी आपस में गुणा करना पड़ता है। तो बताइए कितने अंकों पर दशमलव है, 2 पर। कितने अंकों पर दशमलव है, 2 पर। 2 यहां, टोटल दशमलव अंक कितने हो गए, 4। आप 4 के बाद में ही दशमलव लगाओ। इस 0 को लगाओ या मत लगाओ, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन ये 4 अंक होने ही चाहिए इस दशमलव से इस साइड। तो आप लोगों के पास में ये संख्या मिल गई। अब मुझे बताइए 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8। कितने दशमलव अंक हैं, 4। जब भी वर्गमूल निकालोगे
तो जीरो की संख्या एवं दशमलव की संख्या सदैव आधी हो जाती है। तो 4 दशमलव है तो 4 की आधी कितनी हो जाएंगी? 2। तो यही तुम्हारा आंसर। गुरु जी यहां से एक क्वेश्चन और बनता है, मैं वो दूसरा क्वेश्चन बना रहा हूं, उस क्वेश्चन को करने का प्रयत्न करना। ध्यान रहे यहां मध्यानुपाती पूछा गया था जिसे मीन प्रोपोर्शनल बोल रही। अब की बार करने का तरीका तो यही रहना है, लेकिन उसका नाम बदल जाएगा। जैसे मैं अभी आपके सामने क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, तो वो लिखिए क्वेश्चन, देखिए देखिए ये आप लोगों के पास में क्वेश्चन आ गया है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो देखिए। सबसे पहले कौन सा अनुपात पूछा है अब आपसे? विततानुपाती, इंग्लिश में इसे कंटिन्यूड रेशियो बोलते हैं दोस्तों, कंटिन्यूड रेशियो। अब देखिए इसे, इस विततानुपाती का मतलब क्या होगा ये तो एक अलग बात है, लेकिन आप लोगों को तो ज्ञात करना है। वो देखिए, जब जैसे आप लोग मध्यानुपाती निकालते थे वैसे के वैसे ही इसे निकाल दो। जैसे यहां आप लोगों के पास में 2 संख्या दी हुई हैं, इन दोनों संख्याओं को यूज कर लो। इस x का मतलब आप लोगों ने जैसे मध्यानुपाती में x रखा था वैसे ही रखा जाएगा। तो देखिए यहां से 18 गुणा में 50, हमें पता लग गया कि मैं इसे 2 नामा 18 लिख सकता हूं, इसे मैं 2 गुणा 25 लिख सकता हूं, क्योंकि इनके मुझे रूट निकालने हैं। तो आपको पता लग गया 9 का रूट तो हम निकाल सकते हैं 3, 25 का रूट हम निकाल सकते हैं 5, अंदर बच गया 2 गुणा 2। बोलिए क्या ये 4 बन गया क्या? हाँ जी 4 बन गया। तो अब देखिए ये 3, ये 5, ये वाला 5 और इस 4 का यदि मैं रूट निकालूंगा तो कितना मिल गया मुझे? 2। 5 दूनी 10, 10 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया आप लोगों का आंसर? 30। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा। अब अपन अगली चीज लेके चल रहे हैं, यानी कि आप लोगों के पास में मध्यानुपाती कंप्लीट हो गया है। अब मैं तृतीयानुपाती, थर्ड प्रोपोर्शनल की बात कर रहा हूं। जो देखिए थर्ड प्रोपोर्शनल, देखिए दोस्तों ये वाला आपके पास में है। तृतीयानुपाती पद ज्ञात कीजिए, तीसरा पद ज्ञात करना है। थर्ड प्रोपोर्शनल बोलते हैं दोस्तों इसको इंग्लिश में, थर्ड प्रोपोर्शनल। समझे यहां से। अब देखिए पहली संख्या आपको 16 मिल गई, दूसरी संख्या 20 मिल गई, और अभी अभी आप लोग समझ के आ रहे हो कि जब 2 पद दिए हुए मिले तो ये बीच वाले पद हमेशा बराबर रहते हैं। जैसे अभी आपने मध्यानुपाती पद निकाला था तो ये x था तो ये भी x है। अब ये 20 है तो ये भी 20 है। बोलिए क्या यहां से x मान दोगे क्या? हाँ जी x मान देंगे, निकाल दो। देखो बाहर वाले पदों का गुणनफल अंदर वाले पदों के गुणनफल के बराबर होगा, तो 16 गुणा में x बराबर होगा 20 गुणा में 20। और यहां से देखिए 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, और आप लोगों के पास में x की वैल्यू 25 निकल के आ गई। दोस्तों मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप इसे बेसिक से नहीं करिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब 2 पद देके तीसरा पद पूछे, तृतीयानुपाती पद पूछे, तो ये बीच वाले पद हमेशा बराबर रहते हैं। और बीच वाला पद कौन है? संख्या ये तो a होती है, ये संख्या b होती है। तो देखिए आपने ये b वाली संख्या कितनी बार लिखी? 2 बार। और किसका भाग लगा दिया? 16 का, जो a संख्या थी। तो आप लोग जब भी आप लोगों से तृतीयानुपाती पद पूछे, तृतीयानुपाती पद पूछे, तो आप लोग हमेशा b का स्क्वायर अपॉन a लिख देना, यानी कि b का स्क्वायर बटे a ओब्लिक। अगर मैं इसे दूसरे शब्दों में समझाऊं तो b का मतलब यहाँ 20 है और a का मतलब 16 है, तो मैं लिख दूं क्या? 20 गुणा में 20 और बटे में 16। 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, और आप लोगों के पास में वैल्यू आ गई 25, और यही हमारा आंसर। ध्यान रहे मैं यहीं से दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं और आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे से जवाब दे पाएंगे। ध्यान रहे दोस्तों, आप लोग जब भी ये क्वेश्चन निकालते हो तो एक चीज का जरूर भी ध्यान रखा करो कि जैसे ही आप लोगों को क्वेश्चन लिखता हुआ मिल जाए, यानी कि जैसे ही आपके लिए नया क्वेश्चन मिल जाए, तो आप वीडियो को वहीं पॉज कर लिया करो, और जैसे ही वीडियो पॉज हो जाती है तो आप निकालने का प्रयत्न किया करो। जैसे मैं यहाँ आप लोगों के बारे में क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि 24 एवं
36 इस तरीके से, या सॉरी 32, 24 एवं 32 का तृतीयानुपाती पद ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप 1 मिनट के लिए वीडियो को रोक लो और पहले आप करने लग जाओ। जैसे आप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा तो आप जवाब दे सकते हो। तो देखिए यहां से 24 आप लोगों के पास में ए और बी पद है, ये ए है और ये बी है, मुझे तृतीयानुपाती पद चाहिए। तो आप लोगों को पता है कि बी का स्क्वायर बटे क्या होगा ए। तो बताइए बी कितना है आपके पास 32, 32 गुणा में 32 और बटे में क्या लगा दूं 24, ऐसे ही तो होगा। ए हमारे पास 24 था तो 24 लगा दिया। देखिए 8 तिये 24, 8 चौके 32। ध्यान दे दोस्तों, आप लोगों के पास में बन गया 128 बटे 3, यही तुम्हारा आंसर है। पूरा पूरा कटता है तो ठीक है, नहीं कटता तो छोड़ दिया करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज से। तो आप लोगों का आंसर क्या आ गया 128 बटे 3। गुरुजी अच्छा सवाल था, बहुत ही अच्छी बात। लेकिन ध्यान रहे आपके पास ये क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके से पूछा जाएगा, वो एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं और को उम्मीद करूंगा कि आप लोग सही सही जवाब दे पाएंगे। लिखिए एक बार, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं आपके सामने, 3 नंबर क्वेश्चन है और जवाब देने का प्रयास करना दोस्तों। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर एवं ए प्लस बी का तृतीयानुपाती पद ज्ञात कीजिए। ये आप लोगों के पास में लिखा हुआ है। कौन सा पद निकालना है, तृतीयानुपाती पद निकालना है। आप लोगों को पता है कि बी का स्क्वायर बटे ए लिखना है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो आप लोग देखें यहां से, मैं यहां से क्या लिखूंगा, बी कौन है यहां पर, ये वाला है बी। तो देखिए ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, क्योंकि b का स्क्वायर लिखना था, क्योंकि यहां जो संख्या है उसे 2 बार लिखना था। ये वाली संख्या इसके बटे में आ गई, a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। अब देखो आप लोगों को खूब अच्छे से पता है कि ये वाले फॉर्मूले बचपन में खूब याद किए थे दोस्तों, वो आज भी रिपीट हो रहे हैं। चाहे मैथ नहीं आया होगा कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बीज गणित में आप लोगों के पास में अलजेब्रा में ये वाली चीज बहुत अच्छे से रटी गई थी। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। कई लोग इसे उल्टा याद कर लेते थे, यानी कि बिल्कुल सही तरीके से याद कर लेते थे, जैसे a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, इस तरीके से भी लिख देते थे। और इसी तरीके से होता था a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। यहां से होता था a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर होता था a प्लस बी और a माइनस b। तो यहां से देखिए मैं इसे दोबारा से लिख रहा हूं a प्लस b, और यहां भी लिखेंगे a प्लस b। लेकिन अगर यदि आप इसके बारे में बात करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं, तो ये आपके पास में है a प्लस बी और इसे हम क्या लिख सकते हैं a माइनस बी। ये अपना फॉर्मूला था दोस्तों जो बचपन वाला था। अब देखिए a प्लस बी से a प्लस बी तो कैंसिल हो गया, अब आपके पास बचा क्या a प्लस बी और बटे में बच गया a माइनस बी, और यही हमारा आंसर कहलाता है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा बेटर ढंग से। अगर यदि आप लोगों को बेटर समझ में आ रहा है तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर भी दबाएं दोस्तों, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। आगे देखिए यहाँ से मैं अगला लेके आ रहा हूँ अभी क्वेश्चन। देखिए यहाँ से 6, 15 एवं 14 का चतुर्थानुपाती पद ज्ञात कीजिए। चौथा पद निकालना है। ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है और ये चौथा पद है। ये 6, ये 15, ये 14 और हम इसे क्या मान लेंगे दोस्तों, x मान लेंगे। अब ध्यान दें, बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पद कौन कौन से हैं, 6 और x, इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर होगा, 15 और 14 के गुणनफल के बराबर होगा। जो कटता है काट दीजिए, काटेंगे 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 2 सते 14 और आप लोग काटते हैं तो x बराबर में 35। ध्यान दें दोस्तों, यहां से आप जब भी चतुर्थानुपाती पद पूछा जाए, फोर्थ प्रोपोर्शनल अगर यदि पूछा जाता है
तो आप लोगों को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी दूसरा और तीसरा पद दिया हुआ मिले उसे गुणा में लिख दो, एक का भाग लगा दो। ये ए है, ये बी है और ये सी है। बी और सी को गुणा कर लो और ए का भाग लगा दो। तो देखिए यहाँ से बी 15 है, सी 14 है और ए आपके पास में 6 है। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 2 सते 14 और आप लोगों के पास में आंसर आ गया 35 और यही हमारा आंसर है। ध्यान रहे दोस्तों, ये क्वेश्चन कभी भी इस तरीके से नहीं पूछा जाता है। ये क्वेश्चन हमेशा दूसरे रूप में पूछा जाता है। मैं वो क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूँ, तो आप लोग देखिए नए क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, ये आप लोगों के पास में क्वेश्चन है वही फोर्थ प्रोपोर्शनल चतुर्थानुपाती है, लेकिन ये पूछने की भाषा बदल रही है। इस तरीके से क्वेश्चन बदला जाता है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए यहां आप लोगों को पता है कि बाहर वाले पदों का गुणनफल हमेशा आंतरिक पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम लिखेंगे 12 गुणा में x बराबर में 15 गुणा में 9, ऐसे लिख दिया आप लोगों ने। काटते हैं 3 चौके 12, 3 पंजे 15। अब ये तो बच गया 4x और ये बच गया 45। तो देखिए अब आप क्या करेंगे, 9 को 5x की वैल्यू निकालनी है तो 9 पंजे 45 और ये भाग में चला जाएगा 4। तो यही तुम्हारा आंसर बन जाएगा, ये 45/4। दूसरी बात, गुरुजी ये तो सीधी सीधी संख्या थी, कई बार बटे में भी मिल जाती है भाई साहब, पॉइंट में भी मिल जाती है, रूट में भी मिल जाती है। मैं दोनों ही प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों के सामने करवाऊंगा। तो देखिए यहां से, इसमें देखिए यहां से x की वैल्यू निकालनी पड़े तुम्हें, तो बताइए लिखूंगा 5 गुणा में x जी। यहां लिखोगे तो क्या लिखोगे 0.75 गुणा में 8। हाँ जी, तो देखिए 5 से काट रहा हूं, 5 एकम 5, 5 पंजे 25। कितने अंकों के बाद में पॉइंट है, 2 अंकों के बाद में पॉइंट है, तो 2 अंक लगाए और इसके बाद में पॉइंट लग गया। अब मुझे तो x की वैल्यू चाहिए, यहां तो कुछ भी नहीं बचा, x बचा है। 15 को 8 से गुणा करते हैं, 15 अंठे 120। बताइए कितने अंकों के बाद में पॉइंट लगेगा, 2 अंकों के बाद में। तो आपने 2 अंकों के बाद ही पॉइंट लगा दिया और यही तुम्हारा आंसर है। और ध्यान दें, ये संख्याएं आप लोगों को बटे में भी दी हुई मिल सकती हैं। जैसे मैं अभी आपके सामने अगला क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, एक रूट का क्वेश्चन लेके आऊंगा, एक बटे वाली संख्या लेके आऊंगा। तो देखिए दोस्तों, ये आपके पास में क्वेश्चन आ गए हैं। यहां पर मैंने रूट की संख्या लिखी है और यहां पर मैंने बटे वाली संख्या, भाग वाली संख्या लिखी है। तो आप इन्हें करने का प्रयत्न करना। देखो, बाहर वाले पदों का गुणनफल यानी कि √2 गुणा में x, ये वाला x बराबर, समानुपात का मतलब बराबर हो गया, √6 गुणा में √3 + 1। ये आपके पास में आ गया। काटना है, काट दो दोस्तों। 2 से काट रहा हूं, 2 3 6, 3 बार कट गया, लेकिन ये रूट का निशान हटेगा नहीं, ये सेम ही रहेगा। यहां से ये संख्या में रूट लगा ही रहेगा दोस्तों। तो देखिए अब आपके पास आ गया x बराबर √3 को 3 से गुणा करते हो। देखो √3 को 3 से गुणा कर रहे हो तो आप लोगों के पास में बन गया √9। ये √9 बन गया है। √9 का मतलब देखो 9 का यदि मैं वर्गमूल निकालूं तो कितना बन गया, 3। तो ये एक बार तो इसके साथ गुणा हुआ तब तो 3 बन गया, फिर दोबारा ये 1 के साथ गुणा होगा तो √3 रहेगा और ये तुम्हारा आंसर बन गया। ये आज का इस क्वेश्चन का आंसर बन गया, 3 प्लस में √3। ये आप लोगों का क्वेश्चन का आंसर है। आगे बात करते हैं यहाँ से कि क्वेश्चन नंबर 5 कैसे होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कैसे करेंगे अपन। इसमें देखो 1/2 गुणा, ये वाला पद किसके साथ जाके गुणा होगा, x के साथ जाके गुणा होगा, तो गुणा में x। अब बोलिए कौन सा गुणा होगा, 1/4 और 1/10। तो 1/4 गुणा में 1/10। 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4। अब बताइए x बराबर में मिल गया 10 दूनी 20, 1/20। ये तुम्हारा आंसर आ गया। देखो 1/2 गुणा में x बराबर 1/4 गुणा 1/10। अब देखें
ऊपर वाली संख्या में तो कोई कटने वाला है नहीं, नीचे वाली संख्या कटेगी। 2 से काट रहा हूं, 2 दूनी 4, तो इधर तो केवल क्या बच गया x, इधर क्या बचा, 1 को 1 से गुणा किया 1, 2 को 10 से गुणा कर रहा हूं 20। तो आप लोगों के पास में आंसर आ गया x बराबर 1/20। इसका आंसर ये है। मेरी तरफ से इस समानुपात में आप लोगों के पास में कोई क्वेश्चन नहीं बचा है। अब एक नई टाइप में लेके आ रहा हूं, टाइप नंबर 17, वो समझें। देखो दोस्तों, ये आप लोगों के पास में क्वेश्चन है जिसे मैंने लिखा है। इस वाले क्वेश्चन में देखिए आप लोग, ये नेक्स्ट टाइप बदल गई है दोस्तों। एक बार मैं आपको फिर दोबारा से बोल रहा हूं, इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर भी दबाएं दोस्तों, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। मैं आप लोगों को अच्छी अच्छी क्लास लेके आ रहा हूं, आगे और भी अच्छी क्लासें आएंगी आप लोगों के पास में। ध्यान दें यहां से। अब हीरे का मूल्य उसके भार के अनुक्रमानुपाती है। यह हीरा 2:3:5 के अनुपात में टूट जाता है, जिसके कारण 1,86,000 रुपए की हानि होती है। हीरे की मूल कीमत, वास्तविक कीमत ज्ञात कीजिए। ये आपके पास में क्वेश्चन है दोस्तों। अब इसका मतलब समझें पहले तो क्या है। इस क्वेश्चन का मतलब ये है, यदि हीरे, इस वाली लाइन का भार के, यहां वर्ग है दोस्तों, वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, ये भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। इसका मतलब समझ लें दोस्तों। इसका मतलब ये है कि यदि हीरे में वजन 1 kg है तो वो 1 रुपए के भाव से ही बिकेगा। यदि वजन 5 kg है तो 5 रुपए प्रति kg के भाव से बिकेगा। अगर वजन 6 kg है तो वो 6 रुपए प्रति kg से बिकेगा। यदि वजन 10 kg है तो वो 10 रुपए प्रति kg के भाव से बिकेगा। अब देखो, जैसे बाय द वे उसमें 2 kg वजन हो तो 2 रुपए के भाव से बिकेगा। कितने में बिक जाएगा? 4 में। 3 kg वजन है तो 3 के भाव से कितने में बिक जाएगा? 3 गुणा 3, 9 के भाव से। अगर 4 kg है तो 4 को 4 से गुणा करेंगे 16, 5 kg है तो 5 को 5 से गुणा करेंगे 25। इस तरीके से ये वर्ग, स्क्वायर की बात कर रहा है। तो अब देखिए, मैं यहां से बात कर रहा हूं, दोनों चीज समझनी है दोस्तों। यहां से मैं इसी चीज पर लिख रहा हूं। यहां से हीरा टूट गया 2 रेशियो में, 2:3:5 में, यानी कि 2:3:5/2:3:5 में टूट गया। ये आपके पास में टूटा हुआ है और ये इनका वजन दे रखा है। क्या दे रखा है? वजन दे रखा है। ये 2 kg में टूट गया, ये 3 kg में टूट गया और ये 5 kg में टूट गया। कोई हीरा था, उसके 3 टुकड़े हो गए ये। तो आप लोग मुझे बताइए, ये टुकड़ा 2 kg का है, 2 रुपए के भाव से बिकेगा। कितने रुपए में बिक गया? 4 रुपए में। ये 3 kg का है, 3 रुपए के भाव से बिकेगा। कितने में बिक गया? 9 रुपए में। यहां बताइए 5 kg का है, 5 के भाव से बिकेगा। कितने में बिक जाएगा? 25 में। ये टूट जाने के कारण टोटल कितने रुपए का बिकेगा? आप लोग इनको जोड़ो, 9 और 4 13, 13 रुपए और 25 38 रुपए। ये हीरा टूट जाने के कारण 38 रुपए में बिक रहा है। यदि ये हीरा नहीं टूटता तो आप मुझे बताइए, 2 और 3 5 और 5 10 kg का था या नहीं था? यानी कि टोटल हीरा कितना kg का था? 5 3 और 2 बोलो 10 का हो गया। कितने के भाव से बिकता? 10 के भाव से बिकता। बताओ कितने रुपए का बिक जाता? 100 रुपए का। ये इसकी क्या है? मूल कीमत है। ये क्या है? इसकी मूल कीमत है। 100 रुपए में बिकता यदि ये नहीं टूटता तो, और टूट जाने के कारण कितने में बिक रहा है? 38 में। अब आप मुझे एक चीज बताओ यार, ये 100 रुपए है, ये 38 रुपए में बिक रहा है। 100 रुपए की वस्तु 38 में जा रही है, तो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कितने रुपए की हानि हो गई? आप कहोगे गुरुजी 100 में से 38 घटा दिए, 62 हो गए। ठीक है जी, यहां तो 62 रुपए हो गए, परंतु क्वेश्चन में कितने की हानि दे रखी है? 1,86,000 की। तो 1,86,000 आपने नोट कर दिया। मूल कीमत चाहिए तो कितने से गुणा कर दोगे? 100 से। ये देखिए, ये 100,
मूल कीमत पूछी इसलिए यहाँ 100 से गुणा कर रहे हैं। अब आप लोग मुझे एक चीज बताएं यार दोस्तों, अगर यदि वो ये पूछ लेता कि टूटे हुए हीरे की कीमत ज्ञात कीजिए, तो टूटा हुआ हीरा कितने का है? 38 का, तो आप 38 से मल्टीप्लाई कर देते। क्या समझ में आ गया अभी इतना? हाँ जी आ गया। तो काटिए, देखो मैं पूरा ही काट रहा हूं, बाकी आप लोग छोटे से काट लेना। मैं यहां से काट रहा हूं 62 का, अगर करते हैं तो ये 3 बार कट गया पूरा। और कितनी जीरो है? 3 जीरो है। यहां से देखिए, अब यहां बताइए, ये 3 और 3 जीरो यहां से हैं और 2 जीरो यहां से हैं, तो ये आप लोगों की टोटल कीमत बन गई। टोटल कीमत का मतलब आप लोगों के पास में 3 लाख रुपए आपका आंसर आ गया है। तो आप लोगों के पास में आंसर कितना आया? 3 लाख रुपए। एक चीज मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, इस क्वेश्चन का मतलब ये है, ये भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। इसका मतलब ये रहा दोस्तों, यदि हीरा 1 केजी का है, यानी कि हीरे का वजन 1 किलो है, तो वो 1 रुपए के भाव से बिकेगा। यदि हीरे का वजन 10 किलो है, 10 केजी है, तो वो 10 रुपए प्रति केजी के भाव से बिकेगा। यदि हीरे का वजन 15 केजी है, तो वो 15 रुपए प्रति केजी के भाव से बिकेगा। तो आप लोगों ने यहां से देख लिया कि ये जितना वजन है उतने का भाव से बिक रहा है। तो ये बताइए कितने केजी का है? 2 केजी का, तो कितने के भाव से बिक रहा है? 2 से। कितने में बिक गया? 4 रुपए में। ये 3 में है, 3 के भाव से बिकेगा, कितने में बिक गया? 9 में। ये 3 रुपए का है, 5 केजी है, 5 के भाव से बिकेगा, कितने में बिक गया? 25 में। यहां से देखिए, पहला टुकड़ा 4 रुपए में बिका, दूसरा टुकड़ा 9 रुपए में बिका, तीसरा टुकड़ा 25 रुपए में बिका। मुझे बताओ टोटल कितने में बिक गया? 38 में। यदि ये हीरा टूट गया तो टोटल हमें जो इनकम हुई वो 38 रुपए की हुई। यदि यह नहीं टूटता तो ये कितने वजन का था? 5 और 3 8 और 2 10। यदि इसके 3 टुकड़े नहीं होते तो एक टुकड़ा, ये टोटल जो कुल बन जाता वो कितने का बन जाता? 10 का बन जाता। अब ये कितने के भाव से बिकता? 10 से। 10 गुणा 10 बोलो कितना बन गया? 100। ये 100 में और ये 38 में। मुझे बताइए 100 रुपए इसकी मूल कीमत है और टूट जाने से 38 में बिक रहा है। यहाँ हानि कितने की हो गई? इन दोनों को घटाएंगे तो यहाँ पर हानि हो गई 62 रुपए की। और आप लोग ये 62 के बराबर में क्या रख रहे हो? 1,86,000 गुणा मूल कीमत चाहिए। ये देखिए आपसे मूल कीमत पूछी गई थी, वास्तविक कीमत पूछी गई थी, रियल इसकी वैल्यू पूछी गई थी। जो आप लोगों के पास में 100 है तो आपने 100 से ही मल्टीप्लाई कर दिया। काटते हैं तो ये 3 बार कट गया, 3 जीरो है, तो आप लोगों के पास में टोटल अमाउंट कितनी आ गई? 3 लाख रुपए। मैं अगला क्वेश्चन लेके आ रहा हूं तो आप लोग उसे करिए। देखिए क्वेश्चन, हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। यह हीरा 1:3:5 के अनुपात में टूट जाता है, जिसके कारण 92,000 रुपए की हानि होती है। हीरे की मूल कीमत, वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। आप लोग एक चीज बताएं दोस्तों, मैंने आप लोगों के क्वेश्चन समझाया था तो उसमें आप लोग समझ गए होंगे कि ये टुकड़ा 1 केजी का है तो 1 रुपए के भाव से बिकेगा, यानी कि कितने में बिकेगा? 1 रुपए में। ये 3 के भाव से बिकेगा तो 9 रुपए में। ये कितने के भाव से? 5 के भाव से, तो 5 का 25 में। ये आप लोगों को जब समझ में आ गया तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बेटर समझ में आया होगा। और अगर यदि आपको बेटर समझ में आया है तो आप लोग इसमें इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। ध्यान दें दोस्तों, आज का इतना ही रहेगा और ये मेरी तरफ से ये टॉपिक कंप्लीट है आप लोगों का। आप लोगों को शीट सोल्व करने के लिए मिल जाएगी, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो आप लोग अपने टेलीग्राम में जाकर ले लेना, मैं टेलीग्राम का आप लोगों को लिंक दे दूंगा, उसमें से अपनी शीट डाउनलोड कर लेना और आप लोगों को मिल जाएगी। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल का आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।